दोस्तों एनके की मस्ती यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, केमिस्ट्री की पहला पार्ट दूसरा पार्ट मैंने कंप्लीट आपको करवाया था और कंप्लीट करवाने के बाद में मतलब ये टॉपिक वाइज तो आपको पहले से पढ़ा था। इसके बाद में महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज में महत्वपूर्ण क्वेश्चन के वीडियो अभी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलेंगे। 2 वीडियो हैं, इसके बाद में तीसरा वीडियो मैंने बना रहा हूँ। केमिस्ट्री का तीसरा पार्ट कराऊंगा। 2 पार्ट आपको क्लियर करवा चुका हूँ। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तीसरा पार्ट है भाई धातु, अधातु और उपधातु। भाई सुन लेना, ध्यान से सुन लेना इसको। धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड। ठीक है। धातु, अधातु और उपधातु महत्वपूर्ण है बेटा। तो देखिए धातुओं के गुण। सबसे पहले तो धातुओं के भौतिक गुण। भौतिक गुण लिखिए। नंबर 1 भाई साहब सुनो, ध्यान से सुनना। धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है, सामान्य सी बात है। क्या पाई जाती है? इसमें चमक पाई जाती है। नंबर 2 धातुएं धनायन पॉजिटिव आयन बनाने की प्रवृत्ति रखती है। धातुएं धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है। नंबर 3 धातुएं हैं वो आघात वर्धनीय होती। विद्यार्थियों, आघात वर्धनीय मतलब जिसको पीट करके पतली चादर बनाई जा सकती है, टीन बनाई जा सकती है। नंबर 4 धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता मतलब इसको सोरेंस मतलब पतली लंबी तार बनाया जा सकता है, पतला तार बनाया जा सकता है। नंबर 5 धातुओं में जो है ध्वनिक गुण पाया जाता है। ध्वनिक घंटी वंटी बनाई जाती है इसकी। तो ये गुण है इसके। चमक पाई जाती है, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है। ये भी ध्यान रखना भाई साहब। जैसे सोडियम है 11 नंबर पर है Na281, एक त्यागेगा, एक किसी को देगा, एक पॉजिटिव आयन आएगा, Na पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। ध्वनिक प्रवृत्ति पाई जाती है, आघात वर्धनीय होती है, पतली चादर बनाई जा सकती है, तन्य होती है, ध्वनिक प्रवृत्ति बता दिया, धनायन और चमक पाई जाती है। ठीक है। और विद्यार्थी मित्रों, जो धातुएं होती है महत्वपूर्ण तो ये भी है कि धातुएं हैं उनके रासायनिक गुण भी हम पढ़ेंगे। ये भौतिक गुण थे नॉर्मल। अब धातुओं के रासायनिक गुण, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मैं पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। ठीक है। धातुएं हैं कोई भी अम्ल है उसके साथ अभिक्रिया करके MgSO4 + H हाइड्रोजन गैस देती है। मतलब ये इसका रासायनिक गुण है धातुओं का। ठीक है। इसके बाद में आता है अपना क्वेश्चन नेक्स्ट। दूसरा क्वेश्चन, एकमात्र ऐसी धातु बताओ जो कमरे की ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती हो। द्रव्य अवस्था में पाई जाती हो तो वो कौन सी आपकी? Hg। और एकमात्र ऐसी अधातु पूछ ले तो विद्यार्थियों जो कमरे के ताप पर कौन सी अवस्था में पाई जाती है? द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। तो अधातु पूछता है तो आप क्या आंसर दोगे? एकमात्र ऐसी अधातु बताओ जो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। तो ब्रोमीन है वो। क्या है जी? ब्रोमीन। ठीक है। और उपधातु में एक ऐसी भी धातु है, एक ऐसी धातु बताओ जिसको हथेली पर धरते ही पिघल जाती हो गैस अवस्था में। सीजियम धातु है। ठीक है। अच्छा जी। इसके बाद में आता है उपधातु। क्या होती है? अधातु भौतिक गुण सुनो। अधातुएं आघात वर्धनीय नहीं होती है, भंगुर होती है, चमक नहीं पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बढ़ाने की प्रवृत्ति रखती है, विद्युत की कुचालक होती है। यहाँ तक कि ये धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। धातुएं विद्युत की
सुचालक होती है, लेकिन अधात्विक विद्युत की कुचालक होती है, ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी अधातु है जो अधातु होते हुए भी क्या है, अधातु होते हुए भी विद्युत की कुचालक है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अपना आता है उपदार्थ में। उपदार्थ में क्या होती है, वे पदार्थ जो धातुएं और अधातु दोनों के ही गुण रखती है, उपदार्थ में कहलाती है। वे पदार्थ जो धातु और अधातु दोनों के गुण रखती है, उपदार्थ में कहलाती है। कि नहीं, 4 उपदार्थ में उदाहरण दीजिए, पूछा जा सकता है, तो सुन लो। भोले, शिवजी, आश्रम, शब्द, तेरा, पूजे। भोले, शिवजी, आश्रम, शब्द, तेरा, पूजे। हो गया याद। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सबस्टेनियम, टेलियम, पोलियम, इनको क्या कहा जाता है, मेटलोइड कहा जाता है, उपधातुएं कहा जाता है। ये क्या होती है, दुनिया में सारी की सारी यही उपधातु है, इनके अलावा और कोई उपधातु नहीं है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। सक्रियता श्रेणी आपको पढ़ा दिया मैंने। आयनिक यौगिक, इससे पहले आयनिक यौगिक पढ़ाऊं, इससे पहले तुम्हें वैलेंसीज आनी चाहिए, संयोजकता आनी चाहिए। देखिएगा, संयोजकता किसे कहते हैं, संयोजकता किसे कहते हैं, किसी परमाणु के अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन त्यागने व ग्रहण करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। किसी परमाणु के अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की क्षमता को उस तत्व की संयोजकता कहा जाता है। जैसे Na सोडियम है बच्चों, 11 नंबर पर है, Na1+ बनाता है क्योंकि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 1 त्यागेगा और प्रत्येक परमाणु अपने अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, चाहे तो इलेक्ट्रॉन देता हो चाहे तो लेता हो। अगर इलेक्ट्रॉन देता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, अगर इलेक्ट्रॉन लेता है 2 8 7 इलेक्ट्रॉन लेगा 8 बनाने के लिए तो नेगेटिव चार्ज लाएगा। ठीक है, अर्थात किसी परमाणु के अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की त्यागने व ग्रहण करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन देता है किसी को, त्यागता है, डोनेट करता है तो धनात्मक आयन बनाता है, और अगर लेता है तो ऋणात्मक आयन बनाता है। और एक धनात्मक आयन और एक ऋणात्मक आयन से बनने वाले यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। Na+Cl- से माइनस गया, NaCl आयनिक यौगिक है। समझ गए साहब? NaCl तो बन जाता है, MgCl नहीं बनता। क्यों? पेपर में आया हुआ सवाल है। NaCl तो बन जाता है परंतु MgCl नहीं बनता। क्यों? सुनिएगा इसका आंसर। Mg भाई साहब 2+ होता है, बार बार बता दिया, 2 8 2 10 और 2 12, और Cl 1- होता है। तो ये तो भाई साहब 2 इलेक्ट्रॉन देगा, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, कहाँ से लेगा? बोल भाई दोनों ले ले। नहीं भाई मेरे को तो 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, मैं तो 1 ही लूंगा। बोले एक काम करो, Cl दूसरा और ले आओ। तो 1 इसको दे देगा, 1 इसको दे देगा, तो MgCl नहीं बन करके MgCl2 बनेगा, MgCl नहीं बनेगा। समझ गए कि नहीं समझे? महत्वपूर्ण यही है कि आप ध्यान रखो कि किसी तत्व की जितनी संयोजकता होती है वह उतने ही इलेक्ट्रॉन जो है त्यागता है या तो ग्रहण करता है। ठीक है, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है भाई साहब ये क्वेश्चन भी। आयनिक यौगिकों के कोई 2 या 3 या 4 गुणधर्म लिखिए, पूछा जा सकने वाला क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 डालिए, आयनिक यौगिकों के कोई 4 गुणधर्म लिखो। नंबर 1 लिखिए, आयनिक यौगिक है भाई, ध्यान से सुनना। आयनिक यौगिक बहुत ही दुर्बल बल द्वारा जुड़े होते हैं। पहला देखिए, ध्यान दीजिए, एक तो इसके बीच जो आकर्षण बल होता है वो
आयनिक यौगिकों में थोड़ा कम होता है, तो इसे दबाव देकर ही तोड़ दिया जाता है। ठीक है, एक तो इसके बीच दुर्बल वांडरवाल बल पाया जाता है, जिससे कि ये आराम से टूट जाते हैं। NaCl है, ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में वापस टूट जाता है। ठीक है। नंबर 2, इसका गलनांक, किनका? आयनिक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है, हाई होते हैं, उच्च होता है। ठीक है, आयनिक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं विद्यार्थी मित्रों? हाई होते हैं। घुलनशीलता, जल में तो घुल जाते हैं। नंबर 3, घुलनशीलता, आयनिक यौगिक जल में तो घुल जाते हैं, जल में घुलनशील, परंतु केरोसिन, मिट्टी का तेल है ना, डीजल, पेट्रोल, इनमें अघुलनशील होता है, इनमें नहीं घुलते आयनिक यौगिक। विद्युत के चालक होते हैं। नंबर 4, विद्युत चालकता, तो आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। 4 देखिए, आप दोबारा से समझ लीजिए, आयनिक यौगिकों के कोई 4 गुणधर्म लिखिए, कोई 4 गुण लिखिए। तो आयनिक यौगिक है, पहला तो गुण ये है कि आयनिक यौगिक है वो दुर्बल वांडरवाल बल द्वारा जुड़े होते हैं, और ये दुर्बल वांडरवाल बल टूट जाता है। ठीक है, थोड़ा दबाव देने पर टूट जाता है। नंबर 2, आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। नंबर 3, घुलनशील, जल में घुलनशील होता है, लेकिन केरोसिन, मिट्टी के तेल में अघुलनशील होता है। विद्युत का चालन करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका विद्यार्थी मित्रों, धातुओं के शोधन की विद्युत अपघटनी विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, 3-4 नंबर में पूछ सकता है। धातुओं के शोधन की विद्युत अपघटनी विधि है, उसका सचित्र वर्णन करना है अपने को। देखिए, इसमें एक पात्र होता है जिसमें जल व H2SO4 का विलयन भरा होता है। इसमें एक कैथोड होती है, एक एनोड होती है। ये कैथोड है, ये ऋणायन होती है, ध्यान रखना। एनोड है वो धनायन होती है, माइनस से माइनस जुड़ेगा, प्लस से प्लस जुड़ेगा, कुंजी होती है, ये ऐसे जुड़े होते हैं। जैसे स्विच को ऑन करते हैं और इसमें अयस्क भरा होता है, अयस्क बताऊंगा अभी क्या होता है। अयस्क जो शोधन के बाद, जो सारी प्रक्रिया करने के बाद, भर्जन निष्ठापन करने के बाद जो अयस्क मिलता है, वो अयस्क इसमें भरा होता है। जैसे स्विच को ऑन किया जाता है विद्यार्थियों, कि सारी की सारी धातुएं हैं, जैसे कॉपर है, प्लस का होगा ना, तो प्लस का होगा तो सारी की सारी धातुएं इस माइनस पर जाकर चिपकेगी नहीं चिपकेगी, आप बताओ खुद। सब पॉजिटिव है तो चिपकनी चाहिए, और चिपकनी चाहिए चिपक रही है। और जो अशुद्धियां हैं, धातुएं हैं, और जो उसमें जो भी अशुद्धियां वगैरह मिली हुई हैं जो पॉजिटिव नहीं है, वो यहां तो नहीं जाएगी, नीचे आएगी, नीचे आकर गिर जाएगी। इनको ही क्या कहते हैं? एनोड मड। एनोड मड या एनोड पंख कहते हैं विद्यार्थियों। ठीक है, एक नंबर में पूछ सकता है एनोड पंख किसे कहते हैं। तो धातुओं के शोधन की विद्युत अपघटनी विधि के दौरान जो अशुद्धियां एनोड के नीचे जमा हो जाती है, उन अशुद्धियों को एनोड मड या एनोड पंख कहते हैं। ये धातुएं शुद्ध होती है, इसको अलग कर लिया जाता है, जिससे 99.99% ये धातुएं शुद्ध होती है। अब मैं कह रहा था अयस्क के बारे में। अयस्क और खनिज पूछ सकते हैं बच्चों, अयस्क किसे कहते हैं, खनिज किसे कहते हैं, गेंग या अधात्री किसे कहते हैं। देखिए,
वे पदार्थ जो खानों से निकाले जाते हैं खनिज कहलाते हैं। सामान्य सी बात है, वे पदार्थ जो खानों से निकाले जाते हैं खनिज कहलाते हैं साहब, ठीक है। वो पदार्थ जो खानों से कम खर्चे में निकाले जाते हैं अयस्क कहलाते हैं। वो पदार्थ जो खानों से कम खर्चे में निकाले जाते हैं अयस्क कहलाते हैं। भाई आपने लोहा निकाला, मान लो खान से लोहा निकाला आपने, और मान लो लोहा निकाल लिया आपने 20 किलो, ठीक है। फिर उसको निकालने के बाद उसको शुद्ध वगैरह किया तो उसमें खर्चा आ गया मान लो 500 रुपए का, और लोहा बिका आपको 400-300 रुपए का। क्या फायदा? कौन निकालेगा? कोई नहीं निकालेगा ना, तो खनिज है, ठीक है। और वो पदार्थ जो खानों से कम खर्चे में निकाले जाते हैं अयस्क कहलाते हैं। मान लो आपने चांदी निकाला, लोहा निकाला, कॉपर निकाला, कम खर्चा लगा उसको निकलने में 500 रुपए लगा, और उसका कीमत है 1000 रुपए 2000 रुपए अयस्क। समझ गए? वे पदार्थ जो खानों से कम खर्चे में निकाले जाते हैं अयस्क कहलाते हैं। वे पदार्थ जो खानों से डायरेक्ट निकाले जाते हैं खनिज कहलाते हैं, जो कि महंगे निकलते हैं, ठीक है। गैंग जो खनिज और अयस्क के दौरान जो अशुद्धियां होती है ना भाई, चिपकी हुई होती हैं, फफूंद अशुद्धियां, उसको क्या कहते हैं? गैंग या अदात्री कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वर्जन व निस्तापन में अंतर लिखो, पूछ सकता है। वर्जन व निस्तापन में अंतर लिखो। तो भैया अयस्क को, सांद्रित अयस्क को कहूं तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। सांद्रित अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करना वर्जन कहलाता है, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करना निस्तापन कहलाता है। सांद्रित अयस्क को, ध्यान से सुनना, याद हो जाएगा अभी की अभी सुनते सुनते ही। सांद्रित अयस्क को कह दो, सांद्रित अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करना वर्जन कहलाता है, और सांद्रित अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करना निस्तापन कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गया अंतर? इसके बाद में अपना क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, थर्मेट अभिक्रिया क्या है? लिखिए, थर्मेट अभिक्रिया क्या है? लिखिए। तो भाई साहब थर्मेट अभिक्रिया को देख लीजिए। रेलवे की पटरियों को जोड़ने के लिए जो प्रोसेस होता है वही थर्मेट अभिक्रिया है भाई साहब। रेलवे की पटरियों को जोड़ने के लिए जो प्रोसेस होता है वो थर्मेट अभिक्रिया के दौरान होता है। आपने देखा भी होगा ज्वाइंट करते हुए किसी को। यानी कि आयरन ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ गर्म करने पर, एल्युमिनियम है आयरन का विस्थापन कर देता है, क्योंकि एल्युमिनियम है वो ज्यादा सक्रिय है। सक्रियता श्रेणी मैंने पहले चैप्टर में पढ़ा दी, दूसरे चैप्टर में पहले में पढ़ाई थी। इसमें मैंने बताया था आपको केदारनाथ का माली, आलू जरा पी के पकाता है, कौन है आगे आओ। केदारनाथ का माली आलू जरा पी के पकाता है, कौन है आगे आओ। ये सक्रियता सीरीज है विद्यार्थियों। तो एल्युमिनियम है वो आयरन से ज्यादा सक्रिय है, देख लो आप सीरीज में पहले आ रहा है तो ज्यादा सक्रिय। तो क्या करेगा? आयरन को यहां से हटा देगा, आयरन को यहां से हटा देगा। क्या बनाएगा? Al2O3 प्लस Fe मुक्त हो जाएगा। तो ये अभिक्रिया है, यही आपकी थर्मेट अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आ गया? थर्मेट अभिक्रिया आएगी तो यही आप लिखोगे प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अपरूपता किसे कहते हैं? अपरूपता किसे कहते हैं? तो किसी तत्व के दो या दो से अधिक ऐसे रूप
देखिए किसी तत्व के दो या दो से अधिक ऐसे रूप जिसके भौतिक गुण तो समान हो परंतु रासायनिक गुण अलग अलग हो, उसे उस तत्व का अपरूप कहते हैं। वह इस घटना को अपरूपता कहते हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अपरूपता किसे कहते हैं? किसी तत्व के दो या दो से अधिक ऐसे रूप जिसके भौतिक गुण तो समान हो लेकिन रासायनिक गुण अलग अलग हो, उसे उस तत्व का क्या कहेंगे? अपरूप कहेंगे। और उस घटना को क्या कहते हैं? अपरूपता कहते हैं। मतलब एक तत्व एक से अधिक अपरूप रख सकते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं कि कार्बन के कितने अपरूप होते हैं, तो कार्बन के दो अपरूप होते हैं, एक तो क्रिस्टलीय अपरूप और एक अक्रिस्टलीय अपरूप। क्रिस्टलीय अपरूप में दोबारा से अगर तोड़ते हैं तो इसमें कौन कौन आता है? हीरा आता है, ग्रेफाइट आता है और फुलरीन आता है। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, तीन तत्व आते हैं कार्बन के अपरूप में क्रिस्टलीन। अक्रिस्टलीय अपरूप जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, काजल है, कोक है, कोयला है, इस प्रकार से हैं। ये क्रिस्टलीय अपरूप 5 प्रकार के होते हैं और कार्बन की क्रिस्टलीय अपरूप 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन के बारे में चर्चा की गई है। हीरा है बहुत ही मजबूत होता है, जिसमें जो है पारदर्शी होता है और इसमें जो बॉन्ड की लंबाई होती है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। ध्यान रखना, 1.54 एंगस्ट्रॉम बॉन्ड लेंथ होती है और जो है इसका गलनांक उच्च होता है, 4300 के आसपास होता है। ठीक है, तो अपरूप किसे कहते हैं? किसी तत्व के दो या दो से अधिक ऐसे रूप जिसके भौतिक गुण तो समान हो लेकिन रासायनिक गुण उसके अलग अलग हो, उसे क्या कहलाते हैं? अपरूप कहलाते हैं। इस घटना को अपरूपता कहते हैं। कार्बन के दो अपरूप होते हैं, क्रिस्टलीय अपरूप, अक्रिस्टलीय अपरूप। क्रिस्टलीय अपरूप के पुनः 3 भाग हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। ग्रेफाइट है वह विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन हीरा है वह विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि हीरे में सभी के सभी इलेक्ट्रॉन बंधे हुए होते हैं, एक भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता है। जबकि ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन खुला होने की वजह से, एक इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होने की वजह से विद्युत का सुचालक होता है और ये चिकना मुलायम होता है। और ये जो पेंसिल है, लेड है, इसमें जो है उपयोग किया जाता है और वैसे आणविक भट्टी में भी इसका उपयोग होता है। फुलरीन है, इसका आकार गोल होता है, बक्की बाल भी कहते हैं इसे, बकमिस्टर फुलर ने खोजा था। ये गोल होता है गुम्बद की तरह और इसमें C60 है, वो ज्यादा अधिक स्थायी होता है, बाकी तो टेम्परेरी है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास? एक्वारेजिया क्या है? एक्वारेजिया क्या है जिसे अमलराज कहते हैं? अमलराज किसे कहते हैं? रॉयल वाटर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, एक्वारेजिया, अमलराज, रॉयल वाटर। अमलराज क्या है भाई? सुनो ध्यान से, यानी कि आपका HCl सांद्र होना चाहिए, भी सांद्र प्लस सांद्र ही आपका HNO3 नाइट्रिक अम्ल के 3:1 के मिश्रण को अगर मिला दिया जाए तो एक्वारेजिया अमलराज बनता है। और इसमें इतनी पावर होती है कि यह सोने को भी पिघला सकता है। सुनार इसका उपयोग करते हैं, सोने चांदी को जो है साफ करते हैं, तो उसमें इसका उपयोग होता है एक्वारेजिया का। एक्वारेजिया अपने पेपर में आएगा तो कैसे आएगा? वे अमलराज का सूत्र लिखिए, अमलराज किसे कहते हैं ये पूछ सकता है। ठीक है, तो सांद्र HCl व सांद्र HNO3 के 3:1 के मिश्रण को एक्वारेजिया कहते हैं, जिसे अमलराज कहते हैं, रॉयल वाटर भी कहते हैं, ये भी मान सकते हो आप। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? तो वो ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों से क्रिया कर लेते हैं, वो ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों से क्रिया कर लेते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। वे ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों से अभिक्रिया कर लेते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। समझ गए? इसके बाद अपना आता है कुछ महत्वपूर्ण जो मिश्र धातुएं हैं उनको और अपन देख लेते हैं।
मिश्र धातुएं। पहली बात तो ये बताओ मिश्र धातुएं कहते हैं किसे? तो भाई दो या दो से अधिक धातुओं की मेल से जो बनती है उसे मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक धातुओं की मेल से जो बनती है उसे मिश्र धातु कहते हैं। जैसे पीतल है, पीतल को मैंने कैसे याद करवाया था? पिताजी। कैसे याद करवाया था? पिताजी। पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक। तो जिंक और तांबे को मिलाने से क्या बनता है? पीतल बनता है। जिंक और तांबे को मिलाने से, कॉपर प्लस जिंक से मिलाने से क्या बनता है? पीतल बनता है। ध्यान में रखना, एक नंबर में पूछ सकता है। इसी प्रकार से आपका जो है कांसा कैसे बनता है? कांसा है, अगर आप कॉपर में क्या मिला देते हो? Sn, टीन मिला देते हो। कॉपर प्लस टीन क्या कहलाता है? आपका कांसा कहलाता है। तो ऐसे पूछ सकता है आपसे एक नंबर में कि कांसा किन दो धातुओं से मिलकर बनता है? तो Cu प्लस Sn से मिलता है। पीतल किन दो धातुओं से मिलकर बनता है? तो Cu प्लस Zn से मिलकर बनता है। सोल्डर पूछ सकता है, सोल्डर भी क्या है? एक मिश्र धातु है और ये किन दो धातुओं से मिलकर बनती है? Pb लेड प्लस Sn से मिलकर बनती है। लेड प्लस टीन से मिलकर की कौन बनती है? सोल्डर बनती है। इसके अलावा जो अपना आता है आयनिक यौगिकों के कुछ उदाहरण भी पूछ सकता है। अमलगम, और एक ले लेता हूं मैं, अमलगम। अमलगम क्या है? अगर Hg मेटल, अगर पारा, Hg किसको कहते हैं? पारा। अगर Hg मेटल, पारा मेटल किसी भी धातु से क्रिया करता है और जिससे जो मिश्र धातु बनती है उसे अमलगम कहा जाता है। जैसे Hg प्लस Cd, ये क्या है? किसका उदाहरण है? अमलगम का उदाहरण आप देख सकते हो। इसके बाद आता है अपना आयनिक यौगिकों के कुछ उदाहरण। आयनिक यौगिक भाई उदाहरण आपसे पूछ सकता है कि नहीं, 4 आयनिक यौगिकों को उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको आना चाहिए कि ये तो आपको LiCl है ना, NaCl है ना, MgCl2 है। ये के सभी क्या है? ये सभी के सभी आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक के बारे में बताया, ये यौगिक जो है दुर्बल van der Waals द्वारा जुड़े हुए होते हैं और इसका जो है गलनांक और पुंजक्वथनांक उच्च होता है। पानी में तो घुल जाते हैं लेकिन कैरोसिल, मिट्टी के तेल, इसमें डीजल, पेट्रोल, इनमें विलय होते हैं और विद्युत का चालन करते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड बताया। इसके अलावा मैंने आपको अयस्क और जो है वर्जन और निष्ठापन में अंतर बताया। अयस्क और खनिज में अंतर आपको मैंने बताया। अयस्क में पदार्थ जो खानों से कम खर्चे में निकाले जाते हैं अयस्क कहलाते हैं, और जो खाने से ज्यादा खर्चों में निकाले जाते हैं खनिज कहलाते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट था इस चैप्टर में वो 4 नंबर में बनने वाला था विद्युत अपघटनी विधि। विद्युत अपघटनी विधि का मैंने सचित्र वर्णन आपको करवाया था, ये इंपॉर्टेंट बनता है। एनोड मड, एनोड पंख किसे कहते हैं? एक बार दोबारा से सुन लो, एनोड मड और एनोड पंख। विद्युत अपघटनी विधि के दौरान जो नीचे एनोड के नीचे जो अशुद्धियां बचती है उन अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? एनोड मड या एनोड पंख कहा जाता है। एनोड मड या पंख पूछा गया प्रश्न है, ये सवाल पूछ लिया गया था। ठीक है, इसके अलावा तो इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। इन क्वेश्चनों को आप पढ़ के जाएं अच्छे से। वीडियो को 2 बार देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल पर नए हो तो, और अपने दोस्तों के साथ 2, 4, 5, 7 दोस्तों के साथ तो अवश्य भेजें। अगर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।